क्लिनिकल करेंगे सेरेब्रल इस्कीमिया से रिलेटेड, लेकिन इसमें से इम्पॉर्टेंट करेंगे जो कि इम्पॉर्टेंट है। इस्कीमिया क्या होता है? व्हेन देयर इज़ अ डिक्रीज ऑक्सीजन टू द टिश्यू और व्हेन देयर इज टिश्यू इज हैविंग इंक्रीज ऑक्सीजन डिमांड, तो इस्कीमिया हो जाता है। ठीक है, अब आर्टरीज इस्कीमिया किस तरह होगा कि ऑक्सीजन क्यों डिक्रीज हो जाएगी? जब किसी आर्टरी के अंदर कोई ब्लॉकेज आ गई है, कोई थ्रोम्बस की फॉर्मेशन हो गई है, तो जिसकी वजह से जो ब्लड होगा वो आगे उस एरिया को सप्लाई नहीं होगा, तो उस एरिया के अंदर ऑक्सीजन वगैरह नहीं पहुंचेगी, तो उसकी डेथ हो जाएगी, तो इस्कीमिया हो जाएगा। और एक सवाल आता है कि हार्ट पंप करता है हमारे पास 5 लीटर ब्लड पर मिनट, 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड पंप करता है। दिमाग की तरफ कितना जा रहा है? 15% ऑफ द कार्डिक आउटपुट जा रहा है। ठीक है, ये एक एक्स्ट्रा नॉलेज थी। और पोस्टीरियर स्पाइनल सेरेब्रल आर्टरी के ओक्लूजन से क्या होता है कि पोस्टीरियर सेरेब्रल आर्टरी ऑक्सीपिटल लोब को सप्लाई कर रही थी, ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो जाएगा, तो इट लेड टू कॉन्ट्रालेटरल होमोनिमस हेमिएनोपिया, इट लेड टू कॉन्ट्रालेटरल homonymous hemianopia on both sides. It led to loss of the temporal visual field, loss of the nasal visual field. अब ये आई है लेफ्ट आई है, ये राइट आई है। एक इसका है टेम्पोरल हेमी रेटिना, एक है नीजल हेमी रेटिना। ये नीजल है, यहाँ पे भी नोज़ है, नोज़ के इस तरफ हो गया ना ये नीजल, तो यहाँ पे भी नीजल हेमी रेटिना, टेम्पोरल हेमी रेटिना। अब लेफ़्ट आई होगा तो लेफ़्ट आई का विजुअल फील्ड, राइट आई होगा तो राइट आई का राइट विजुअल फील्ड, एक तरफ टेम्पोरल नेज़ल, इसी तरह यहाँ पे नेज़ल टेम्पोरल। अब इन दोनों की जो रेटिना होगी, यहाँ से पीछे जो ऑप्टिक नर्व्स आएंगी कन्वर्ज होंगी ऑप्टिक क्याज़्मा, फिर ये जाएंगी थैलेमस के पास, थैलेमस से ऑप्टिक रेडिएशन जाएंगी ऑक्सीपिटल लोब के अंदर और इमेज बन जाता है हमारे, तो फिर हमें विजुअलाइज होगा कि क्या देख रहे हैं। ठीक है, अब फ़र्ज़ करें कि अगर ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हो गया, ये राइट ऑक्सीपिटल लोब डैमेज हुआ, ये राइट है, ये लेफ़्ट है और ये राइट है, राइट वाला ये डैमेज हो गया, ये नीचे यहाँ पे राइट है ना, ये ऑप्टिक रेडिएशन हो गया, राइट और डैमेज होगा तो क्या होगा कि लॉस ऑफ द टेम्पोरल विजुअल फील्ड और लॉस ऑफ नीजल विजुअल फील्ड। अब हम जानते हैं कि जो नेज़ल हेमी रेटिना पिक अप द इमेजेस फ्रॉम टेम्पोरल विजुअल फील्ड और द टेम्पोरल हेमी सेंसिटिव टेम्पोरल हेमी रेटिना इट पिक्स अप इमेजेस फ्रॉम द नेज़ल विजुअल फील्ड। द टेम्पोरल हेमी रेटिना टेक्स अप इमेजेस फ्रॉम द nasal visual field and the nasal visual field, nasal hemiretina picks up images from the temporal visual field and the temporal hemiretina takes up images from the nasal visual field। तो फ़र्ज़ करो कि ये कॉन्ट्रालेटरल होता है ना, टेम्पोरल विजुअल फील्ड से जो इमेजेस पिक कर रहा है वो कौन कर रहा है? टेम्पोरल हेमिरेटिना। नेज़ल से जो पिकअप कर रहा है सॉरी वो टेम्पोरल विजुअल फील्ड है, जो नेज़ल हेमी रेटिना है वो इमेजेस पिकअप कर रहा है टेम्पोरल विजुअल फील्ड से। ठीक है, अब राइट ऑक्सीपिटल लोब यहाँ पे डैमेज हो गया, तो ये जो हमारे पास जो नेज़ल हेमी रेटिना है जो पिकअप इमेजेस कर रहा है टेम्पोरल विजुअल फील्ड से, ये जाता है और फ़ौरन यहाँ पे कॉन्ट्रालेटरल हो जाता है और फ़ौरन चला जाता है थैलेमस के अंदर और ऑप्टिक रेडिएशन और ऑक्सीपिटल लोब के अंदर। और जो ये वाला है टेम्पोरल हेमिरेटिना से जो आता है हमारे पास, लेता है हमें फ्रॉम द नेज़ल विजुअल फील्ड, फिर ये जाता है और ये एप्सिलेटरल मूव करता है और थैलेमस के अंदर जाता है। तो ये अगर ये राइट वाला यहाँ पे राइट वाले आ रहे हैं तो राइट तो डैमेज हो जाएगा, तो राइट ऑक्सीपिटल लोब अगर डैमेज हो गया तो ये जहाँ से भी लॉस हो जाएगा क्योंकि ये टेम्पोरल साइड से आ रहा है, टेम्पोरल विजुअल लॉस होगा
और ये नेज़ल से आ रहा है तो ये नेज़ल विजुअल फील्ड भी लॉस हो जाएगा। ठीक है, होमोनोमस हेमियानोप्लिया। यही बात है, केस इफ डैमेज द राइट occipital lobe then the nasal hemiretina will go down and cross and go to the contralateral side, go to right occipital lobe. So the temporal hemiretina fiber which is become the nasal visual field will going and there and will be staying apsilateral and going to right occipital lobe. So occlusal posterior cerebral artery causes damage to occipital lobe, so we lose the temporal visual field of left eye and the nasal visual field of right eye. Occlusion of basilar artery, लॉकिन सिंड्रोम हो जाएगा। ठीक है, लॉकिन सिंड्रोम हो जाएगा तो बेसिलर आर्टरी उसके साथ साथ नीचे क्या चल रही होती है, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट चल रहे होते हैं। कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट क्या कर रहे होते हैं, मोटर, वाइब्रेशन, फाइन टच, ये सारा कुछ कंट्रोल कर रहे होते हैं। और दोनों अगर कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक्ट डैमेज हो गए तो बायलेटरल हो जाएगा हमारे पास, लॉस ऑफ मूवमेंट्स नहीं होगी, क्वाड्रिप्लेजिया हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो आई की वर्टिकल मूवमेंट होगी लेकिन हॉरिजॉन्टल मूवमेंट नहीं होगी। वर्टिकल मूवमेंट ऊपर नीचे, मतलब आसमान की तरफ देख रहे, वर्टिकल मूवमेंट क्या होगा, आसमान की तरफ देख रहे थे, लेकिन इस बंदे की तरफ नहीं देख पा रहे, जो सामने बैठा है उसकी तरफ नहीं देख पा रहे। ब्लिंकिंग कर सकेंगे और थिंकिंग भी कर सकेंगे, कॉन्शियसनेस होगी, अलर्ट होगा। एंटीरियर इंफीरियर सेरिबेलर आर्टरी आइका, ये सेरिबेलम को सप्लाई कर रही थी। इसके नीचे ही अगर ये डैमेज हो जाए, ऑक्लूडेड हो जाए, तो ये क्या करती है, अफेक्ट करती है क्रेनियन ऑफ 7 को। और क्रेनियन ऑफ 7 क्या होती है, फेशियल नर्व होती है। फेशियल नर्व पाल्सी हो जाएगी, फेशियल मसल्स की वीकनेस हो जाएगी और वेस्टिबुलर न्यूक्लियाई भी यहाँ पे डैमेज हो जाएगा, जो फिर हमें वर्टिगो करवाएगा और निस्टैग्मस हो जाएगा। मिडल सेरेब्रल पेडुंकल को भी अफेक्ट हो जाएंगे और फिर लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन, बैलेंस मूवमेंट नहीं हो सकेगा। और एंटीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी के डैमेज से लॉक हमारे पास लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम होता है। और ये सारा कुछ एप्सिलेटरल साइड पे होता है कि एप्सिलेटरल साइड पे निस्टैग्मस होगा, वर्टिगो, फेशियल मसल्स की होगी पैरालिसिस, ये और लॉस ऑफ कोऑर्डिनेशन वगैरह भी सारा एप्सिलेटरल साइड पे होगा। ठीक है, कॉन्ट्रालैटरल साइड पे क्या होगा, जो स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक होंगे वो डैमेज होंगे, वो पेन एंड टेम्परेचर सेंसेशन कैरी करते हैं, वो कॉन्ट्रालैटरल लॉस होगा। बेसिलर आर्टरी के अंदर लॉकिन सिंड्रोम, इसके अंदर होता है लेटरल पोंटाइन सिंड्रोम, कॉर्टिकोस्पाइनल ट्रैक, इसमें स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। बैरी एनोरिज्म को कॉन्सेप्ट बड़ा इंपॉर्टेंट है। बैरी एनोरिज्म क्या होता है, एक बैरी शेप्ड होता है ना, ये क्या होता है कि इट अकर कॉमनली एट अ साइड विद टू आर्टरीज ज्वाइन। ये तब होता है जहाँ पे दो आर्टरीज ज्वाइन होती हैं इन द फॉर्मेशन ऑफ विलस। जहाँ पे दो आर्टरीज ज्वाइन हो रही हैं, मतलब जो दो वर्टिब्रल आर्टरीज ज्वाइन हो रही हैं टू फॉर्म द बेसिलर आर्टरी, वहाँ पे हो सकता है बैरी एनोरिज्म। ठीक है, किसकी वजह से होता है, डेफिशिएंसी ऑफ द ट्यूनिका मीडिया इलास्टिक टिश्यू इन द आर्टीरियल वॉल। एक ये वजह हो सकती है, दूसरी वजह हो सकती है क्रॉनिक हाइपरटेंशन की वजह से। कौन कौन सी दो आर्टरीज, एंटीरियर कम्युनिकेटिंग आर्टरी 40% और द मिडल सेरेब्रल आर्टरी 34%। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर, एहलर्स-डायनोज सिंड्रोम या मार्फन सिंड्रोम, जिसकी वजह से इलास्टिक टिश्यू डिसऑर्डर या कनेक्टिव डिसऑर्डर होगा। जो आर्टरीज होंगी वो क्या करेंगी, बल्ज अप होंगी। जैसे क्रॉनिक हाइपरटेंशन क्या होगी, ज़्यादा ब्लड फ्लो कर रहा है तो वो बलून की तरह बलून हो जाएंगी, और जब ये फटेंगी तो सर्कल ऑफ विलस के अंदर ये लाई कर रही है ना, क्योंकि सर्कल ऑफ विलस के अंदर ही ये होती है और इंटरपेडुंकुलर फोसा के अंदर होती हैं, तो फिर फटेंगी तो फिर ये पूरा क्या करेंगी, सब अरेकोनॉइड स्पेस के अंदर होती हैं सारी आर्टरीज, तो फिर सब अरेकोनॉइड स्पेस के अंदर हमारे पास पूरा ब्लड फ्लो हो जाएगा ज़्यादा। इट लेड टू द सब अरेकोनॉइड हेमरेज और इट लेड टू द बैरियन, मतलब हेमरेज हो जाएगी, जिसके नेक स्टिफनेस इसका बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट साइन है। और पोस्टीरियर इंफीरियर सेरेब्रल आर्टरी पाइका डैमेज हो जाएगी, तो ये पाइका किसको सप्लाई कर रही थी, पाइका डैमेज होगी तो ऑक्लूड होगी, तो हमारे पास वही होगा कि अटैक्सिया, कोऑर्डिनेशन, लॉस ऑफ मूवमेंट हो जाएगी, क्रेनियन नर्व 10 होगी, वेगस नर्व होगी, डिस्फेगिया हो जाएगा, हॉर्नर सिंड्रोम के फीचर्स आएंगे यहाँ पे। ठीक है, कंस्ट्रक्शन ऑफ द प्यूपल, स्वेटिंग नहीं होगी, एनहाइड्रोसिस हो जाएगा, जिसको कहते हैं एनहाइड्रोसिस। टॉसिस होगा, ड्रूपिंग ऑफ आईलिड, एनहाइड्रोसिस। स्वेटिंग नहीं होगी क्योंकि सिंपैथेटिक इनर्वेशन जो होती है ना डैमेज हो गई है, जो कि आई को
डायलेट करके रख, सिंपैथेटिक इन्फॉर्मेशन जो कि स्वेट ग्लैंड्स को स्टिमुलेट करके रखती है और ताकि स्वेट प्रोड्यूस हो। मियोसिस, कॉन्स्ट्रिक्शन ऑफ पीपल, फ्लशिंग ऑफ फेस भी होती है। एनॉप्थैलमस एनॉप्थैलमस संकन आई बॉल्स हो जाती हैं। फ्लशिंग ऑफ फेस भी होती है, वेज ऑफ डायलेशन हो जाती है।